नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दिनचर्या के बारे में। दिनचर्या हर व्यक्ति के अपने शरीर के हिसाब से अलग अलग होती है। यह सभी के लिए एक समान नहीं हो सकती। दिनचर्या की दृष्टि से हर व्यक्ति के जीवन को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन में कफ का प्रभाव अधिक होता है। उस समय वात और पित्त कफ की तुलना में बहुत कम होते हैं। 14 वर्ष तक 8 से 10 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। वात के असर में नींद बहुत कम आती है। 14 वर्ष तक के बच्चों को 8 से 10 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए। अगर नींद 2 हिस्सों में ले, यानी रात को 8 घंटे और दिन में लगभग 2 घंटे, तो बहुत अच्छा है। पहले दिन से 4 वर्ष तक के बच्चों को कम से कम 16 घंटे नींद लेनी चाहिए। 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों को 12 से 14 घंटे नींद लेनी चाहिए और 8 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 8 से 10 घंटे नींद लेनी चाहिए। कफ चिकना और भारी होता है। भारी वस्तुएं शरीर का रक्त दबाव बढ़ाती हैं। ऐसा भारी वस्तुओं के अधिक गुरु तत्व के कारण होता है। भारी वस्तुओं में गुरु तत्व अधिक होता है, इसलिए कफ की स्थिति में अधिक सोना चाहिए, क्योंकि नींद लेते समय शरीर का रक्त दबाव हमेशा कम होता है। सोते समय रक्त दबाव या तो सामान्य होता है या सामान्य से कम होता है और जागने की अवस्था में रक्त दबाव सामान्य या सामान्य से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए बच्चों को सूर्य अस्त के 2 घंटे के अंदर सो जाना चाहिए। ऐसा बच्चों को टीवी से दूर रखकर किया जा सकता है। बिगड़ा हुआ कफ बच्चों को चिड़चिड़ा बनाता है, जिससे बच्चों को गुस्सा अधिक आता है। कफ अधिक बिगड़ जाने से मन नियंत्रित नहीं होता, जिसके कारण ऐसा कोई भी अपराध कर सकता है। कफ से असर में प्रेम बहुत ज़्यादा होता है, अतः कफ प्रेम भी पैदा करता है। कफ जब तक नियंत्रण में है तब तक प्रेम सद्भाव पैदा करेगा, और यदि नियंत्रण के बाहर हो जाता है तो व्यक्ति के स्वभाव को खतरनाक बना देता है। अमेरिका की कुल आबादी 27 करोड़ है और इसमें से 3 करोड़ के करीब बच्चे हैं। इन 3 बच्चों में 30 लाख बच्चे जेल में बंद हैं। ये बच्चे 10, 11, 12 साल के आसपास हैं। ऐसी ही स्थिति कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड है। इन देशों के 65 से 60% अपराध बच्चे करते हैं, अपराध चाहे जो भी हो। अतः यहाँ के बच्चों का कफ बिगड़ा हुआ होता है। इसलिए कफ को नियंत्रित करने के लिए नींद भरपूर लीजिए और लेने दीजिए। शरीर की प्रकृति और अवस्था के हिसाब से कफ के असर में पढ़ाई नहीं हो सकती। पढ़ाई पित्त के असर में अधिक होती है, अर्थात पित्त बढ़ना चाहिए और कफ कम होना चाहिए। जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा कफ शांत होता है, अतः इस समय कफ प्रभावित लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकती है। दिन के हिसाब से सुबह का समय कफ का समय है, अतः नींद अधिक आएगी, ऐसा प्रकृति का नियम है। आज के समय की स्कूली शिक्षा का 90% हिस्सा किसी के कोई काम नहीं आता। बच्चों के स्कूल का समय दोपहर को ही होना चाहिए। हृदय से ऊपर मस्तिष्क तक कफ का क्षेत्र है। हृदय से नीचे नाभि तक का पित्त का क्षेत्र है। नाभि से नीचे पूरा वात का क्षेत्र है। बच्चों के ज़्यादातर रोग छाती के ऊपर वाले हिस्से में ही होते हैं, जैसे नाक बहेगी, जुकाम होगा, खांसी होगी। ये सब कफ के रोग हैं। कफ के प्रभाव को संतुलित करने के लिए नींद के बाद दूसरी चीज़ है बच्चों को तेल मालिश करना। अतः बच्चों को या कफ की अधिकता वाले लोगों को, जिनका कफ बढ़ा हुआ हो, उनको व्यायाम अधिक नहीं करना चाहिए। उनको प्राणायाम, योग वगैरह बहुत कम करना चाहिए और मामूली व्यायाम करना चाहिए। तेल मालिश शरीर के कफ वाले हिस्से में अधिक करनी चाहिए।
वैसे तो पूरे शरीर में मालिश करनी चाहिए, अर्थात बच्चों के सिर की मालिश अधिक करें, लेकिन धीरे धीरे तेल से करें, जिससे तेल सिर में छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करेगा और कफ का नाश करेगा, क्योंकि तेल कफ नाशक है। दूसरा कफ का मुख्य साधन सिर के बाद कान है, अर्थात कान की भी मालिश रोज होनी चाहिए तेल से, और थोड़ा थोड़ा तेल कानों में जरूर डालना चाहिए, जिससे कफ शांत हो सके। तीसरे नंबर पर आंखें कफ का सबसे बड़ा केंद्र है। आँखों के ज़्यादातर रोग कफ के होते हैं, जैसे कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, आँखों का लाल होना, ये सब कफ के रोग हैं। देशी गाय का घी भी आँखों में डाल सकते हैं। तेल आँखों में नहीं डालना चाहिए। देशी गाय के घी की उपलब्धता नहीं होने पर आँखों में काजल लगाया जा सकता है। काजल मतलब कार्बन। कार्बन कफ को शांत करने में बड़ी भूमिका निभाता है। काजल बनने में गाय का घी, गाय का दूध, दारू, हल्दी, ऐसी ही 5-7 वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं। कफ के प्रयोग की स्थिति में खान पान में दूध सबसे आवश्यक वस्तु है। दूसरी वस्तु है मक्खन, तीसरी वस्तु है घी, और उसके बाद तेल, उसके बाद है मट्ठा, उसके बाद गुड़। ये सब कफ को शांत करते हैं। गुड़ के साथ बच्चों को तिल, मूंगफली आदि वस्तुएं जरूर खिलानी चाहिए। ये सारी वस्तुएं रोज के खान पान में होनी चाहिए। ये सारी वस्तुएं भारी हैं और भारी वस्तुएं कफ को संतुलित रखने में मदद करती हैं। मैदा बच्चों को कभी नहीं खिलाना चाहिए। मैदे या मैदे की बनी हुई कोई भी वस्तु बच्चों को नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि मैदे की चीज़ें कफ को बिगाड़ने वाली होती हैं। शरीर की मालिश तेल से हमेशा स्नान करने से पहले होनी चाहिए, और मालिश करते समय जब उनके बगल में शरीर पर पसीना आ जाए तो मालिश रोक दें। माथे पर पसीना आने पर भी मालिश रोक देनी चाहिए। नहाते समय कफ को कम करने वाली वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, जैसे चने का आटा, चंदन की लकड़ी का पाउडर, मसूर की दाल का आटा, कोई भी मोटा आटा, मूंग की दाल, या बच्चों का स्नान इन्हीं से कराएं और साबुन न लगाएं। साबुन सोडियम ऑक्साइड यानी कास्टिक सोडा से बनता है, जो कि कफ को भड़काने वाली वस्तुएं हैं, अतः साबुन कभी नहीं लगानी चाहिए। मुल्तानी मिट्टी से स्नान कर सकते हैं। उपटन लगाएं। साबुन आँखों की गहरी दुश्मनी है, अतः इसका प्रयोग बिल्कुल न करें। 12 से 4 बजे के बीच में पित्त बढ़ता है। इस समय घी की बनी हुई वस्तुएं ज़्यादा खिलाना चाहिए। शाम को वात को कम करने वाली चीज़ें ही खाएं। कफ के प्रभाव वालों की कल्पनाशीलता सबसे ऊंची होगी। बच्चों पर कहानियाँ पर असर बहुत पड़ता है, अतः बच्चों को जैसा बनाना हो उनको वैसे ही लोगों की कहानियाँ सुनानी चाहिए। बच्चों के पास शब्दकोश की कमी होती है, लेकिन कफ संतुलित होता है। उनकी कल्पनाशीलता किसी भी समय व्यक्ति से अधिक होती है। जितनी लंबी कहानियाँ होंगी उतनी ही रचनात्मक बच्चे होंगे। बच्चों के सवालों के जवाब हमेशा ईमानदारी से दें। गलत उत्तर देने से बच्चों में एक समय के बाद आदर भाव की कमी होने लगती है। बच्चों को पढ़ने के लिए चंदा मामा, अमल चित्र कथा, नंदन जैसी पत्रिकाएं अवश्य लेनी चाहिए। कफ प्रकृति में चंचलता होती है, अस्थिरता, चेहरा गोल मटोल होगा। विशेषता में सब कुछ नया नया लगता है। दूसरा, दिमाग बहुत ही तीव्र होता है। यही कारण है कि सीखने की सबसे ज़्यादा अनुकूल उम्र 14 तक की मानी गई है। कफ प्रकृति विद्रोही स्वभाव की होती है, इसलिए बच्चों को डांटना और मारना नहीं चाहिए। बच्चों के व्यवहारिक क्रियात्मक ज्ञान के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। दुनिया के सभी महान वैज्ञानिकों का स्कूली शिक्षा का सफ़र अच्छा नहीं था, अर्थात अपने जीवन की स्कूली पढ़ाई में ज़्यादातर वैज्ञानिक फेल हो चुके थे। न्यूटन 8वीं, आइंस्टीन 9वीं फेल थे। दोस्तों, यह भाग राजीव दीक्षित जी द्वारा लिखित पुस्तक रोगी समय चिकित्सक से ली गई है। धन्यवाद।